हेलो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस, आज हमने न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से काफ़ी भारी होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें चीज़ें प्रोटॉन के बारे में पता होनी चाहिए। और प्रोटॉन के कारण ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसका जो मास है वो हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देख लो, 1.672 है, ये 1.674 है इंटू 10⁻⁻21 kg। अप्रॉक्सीमेटली दोनों का जो है मास वो हम बराबर ही लेते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करती है। अब न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम मास नंबर की। मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं? मास नंबर बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे मास नंबर बोलते हैं। और मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर A। न्यूक्लियर मास, जो न्यूक्लियस के अंदर मास होता है उसको हम न्यूक्लियर मास बोलते हैं। न्यूक्लियाइड, ये हमने मान लो किसी भी चीज़, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस लिख दिया। ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर और नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो A में से -Z करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। A का मतलब मास नंबर, मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं न्यूक्लियाई की। अब हम करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो, 1H1 2H1 3H1। तो 1 1 1 तीनों में सेम है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका मास नंबर अलग अलग है। तो जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। दूसरा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर, लिथियम 6 लिथियम 3 और 7 लिथियम 3, तो ये इसका 3 3 सेम है। गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? देखिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका होता है, आपने इसकी अबंडेंस देखनी है। मतलब ये 75% मिलता है नेचर में, तो 75 इंटू 35, ये 25% मिलता है, 25 इंटू 37%, और दोनों को हमने इसकी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हम इसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप्स। इस तरह से निकाला जाता है। आइसोबार्स होता है। आइसोबार आप देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल है 3H1 और 3He2। तो इसके ऊपर वाले सेम है। ऊपर वाले सेम होने का मतलब है आपका मास नंबर तो सेम है पर एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। तो सिर्फ आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोटोन्स, आपको देखिए, इसको माइनस करके हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं। इसका भी 20 है और इसको माइनस करके भी हमें 20 मिलता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, उसका सबको सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? जो कार्बन एटम का मास होता है उसका 1/12 जो होता है वो एटॉमिक मास गिना जाता है। तो 1 AMU किसके इक्वल हो गया? ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट से, देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो चार्ज इंटू
पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। जब हम चार्ज को एक कूलम ले लेंगे, चार्ज हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, आपका चार्ज होता है। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको हमने दौड़ाया कितने वोल्ट लगा के, 1 वोल्ट लगा के, तो उसको कहते हैं जो एनर्जी गेन हुई इलेक्ट्रॉन से वो कितनी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6, देखो एक इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के ये बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। MEV है, तो MEV के लिए क्या कर देंगे, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये याद रखना है, एक AMU किसके कितने MEV के बराबर होता है, 931 MEV के बराबर होता है। ये कन्वर्जन करने के लिए हमारे को यूज़ आएगा, तो आपको ये याद रखना है दैट 1 AMU इज़ इक्वल टू 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AMU को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है, MEV में चेंज करना है, तो आप इसको, ये आपको याद होना चाहिए कि वो कितने के बराबर होता है, 931 MEV के बराबर होता है। अब आपको न्यूक्लियर साइज़ के बारे में बात करते हैं। जो न्यूक्लियर साइज़ है, न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, जितने उसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितना उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, मास नंबर ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा उसका साइज़ होगा। साइज़ का मतलब उतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम जो है वो π/3 πr³ होती है, क्योंकि हम न्यूक्लियस को स्फीयर मानते हैं और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। तो जितनी वॉल्यूम, जितना मास नंबर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम होगी। 4/3 πr³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर A। अब ये तो कांस्टेंट है, इसे हटा दो, इसका मतलब है r³ जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। R, ये क्यूब इधर गया तो 1/3 क्यूब रूट हो गया, तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻ 1/3। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इज इक्वल टू R0। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 FM, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। R0 की वैल्यू 1.2 FM, इसको आप याद रखेंगे। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻ 1/3। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, न्यूक्लियस का, वॉल्यूम किसकी, न्यूक्लियस की, 4/3 πr³। अगर हम मास की बात करें, अगर एक न्यूक्लियॉन, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m है, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, A न्यूक्लियॉन्स। तो A न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा, m इंटू A। तो हमने m इंटू A लिख दिया। नीचे वॉल्यूम होगा ही 4/3 πr। R का अभी हमने फॉर्मूला निकाला, R0 A⁻⁻ 1/3 का होल क्यूब। ये R0 क्यूब हो गया, ये 3 से 3 कटा, ये क्या हो गया, A हो गया। अब ऊपर वाले A से नीचे वाला A कट गया, डेंसिटी होगी 3m/4π R0³। 3 कांस्टेंट, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 1.2 FM कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट। न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे कार्बन ले लो, चाहे यूरेनियम ले लो, चाहे आयरन ले लो, सबकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर, इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर का, कोई लेना देना नहीं होता, जो सा मर्जी एलिमेंट ले लो, सब न्यूक्लियाई के लिए सेम, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ कम होगी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं होती, हर जगह डेंसिटी बराबर नहीं होती न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप सेंटर पे रहोगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा, अगर जैसे जैसे आप पेरीफ्री की तरफ जाओगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, डेंसिटी तो अलग अलग है, तो कहाँ से कहाँ, जहाँ पर डेंसिटी न्यूक्लियस की आधी हो जाती है, सेंटर से लेकर वहाँ तक की दूरी को हम न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं। जहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, वहाँ से सेंटर से लेकर वहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रेडियस। अब न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। जो हम न्यूक्लियस के अंदर फोर्स देखते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सबके बीच में क्या होती है, एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इकट्ठे बांध कर रखती है।
बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होती है। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उससे ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ये सिर्फ 10⁻−15 मीटर तक ही लगती है। अब से 10⁻−15 तो बहुत कम होता है, 0.000 15 जीरो के बाद 1, तो ये इतनी छोटी रेंज होती है इसकी न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस का रेडियस भी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 10⁻−15, तो ये भी लगभग इतने पे ही लगती है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे ये लगती है। अब देखिए एक r0 डिस्टेंस है, इसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे। अगर इससे r बढ़ाएंगे तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी, फोर्स अट्रैक्टिव, और उससे नीचे जाएंगे तो रिपल्सिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक r0 डिस्टेंस के बाद अट्रैक्टिव हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी r0 के आगे, r0 के पीछे पॉजिटिव। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चाहे किसके बीच में मर्जी ले ले, चाहे आप न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ले लो तब भी न्यूक्लियर फोर्स वही, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ले लो तब भी न्यूक्लियर फोर्स उतनी ही, और तो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंस, कोई लेना देना नहीं है उसको न्यूट्रॉन पे चार्ज है कि नहीं है। आप न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ले रहे हो, चार्ज का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो चार्ज का लेना देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ होता है, न्यूक्लियर फोर्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है वो सिर्फ अपने नेबरिंग वाले के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, बाकी दूर तक वो इंटरेक्ट नहीं करते, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। स्पिन इंडिपेंडेंट, अगर दो न्यूक्लियॉन्स प्लस हाफ स्पिन के हैं तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गर होगी। अगर एक प्लस हाफ का एक माइनस हाफ स्पिन है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, वीकर होगी। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि स्पिन होती है, स्पिन आपको पता है। तो अगर सेम स्पिन वाले हैं न्यूक्लियॉन्स तो स्ट्रॉन्गर होगी दोनों के बीच में। तो ये स्पिन इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट तो नहीं होती है, स्पिन डिपेंडेंट होती है, स्पिन पे ही डिपेंड करती है। अगर सेम स्पिन तो मतलब बहुत बड़ी फोर्स, अगर ऑपोजिट स्पिन तो फोर्स जो है वो कम हो जाती है। एक्सचेंज फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस पैदा कहाँ से होती है, पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने से, और उसको हम मिजॉन्स कहते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स सेंटर पे नहीं लगती है, ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में वो सेंट्रल थी, मतलब अलोंग द सेंटर लगती थी, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर नहीं लगती है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। अब हम करते हैं मास डिफेक्ट की बात। मास डिफेक्ट क्या होता है, मान लो आपने न्यूट्रॉन को तोला और प्रोटॉन को तोला, मास लिया दोनों का, ठीक है, कुछ मास आ गया। लेकिन आपने अगर न्यूक्लियस का मास लिया तो तब अगर आप अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लेते हो और इकट्ठे लेते हो न्यूक्लियस का मास तो बराबर आना चाहिए, लेकिन वो बराबर आता नहीं है, उसमें कुछ कम आता है, मतलब मास कहीं पर गायब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये है कि मास कहाँ गया, ठीक है। आना बराबर चाहिए था, आप किसी चीज़ को इकट्ठे तोलो और अलग अलग तोलो, मास शुड बी द सेम, लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं आ रहा, देयर इज़ सम डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मास कहाँ चला गया, पहले मास डिफेक्ट देख लेते हैं फिर बताएंगे कहाँ चला गया। देखिए अगर ये न्यूक्लियाइड है XAZ, इसके अंदर Z प्रोटॉन है और आपके पास A - Z न्यूट्रॉन है, क्योंकि माइनस करके ही न्यूट्रॉन्स को निकाला जाता है। अगर एक प्रोटॉन का मास MP है तो Z का कितना होगा, ZMP। मैंने तोल लिया, मेरे पास Z प्रोटॉन थे, मैंने उसे तोल लिया तो उसका मास कितना आया, ZMP आया। अब मेरे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, A - Z, एक का मास Mn है तो A - Z का क्या होगा, A - Z × Mn। तो ये तो आप क्या अलग अलग हमने तोला, लेकिन अगर इकट्ठे तोला तो न्यूक्लियस का मास कितना था, M था, तो दोनों में डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हमने क्या बोला, मास डिफेक्ट बोला। अब पैकिंग फ्रैक्शन कर लेते हैं, ये तो हमने सबका ले लिया। अगर एक न्यूक्लियॉन का मास डिफेक्ट देखे तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, A से डिवाइड कर दोगे। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव किसके लिए होगी, जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 होगा और मोर देन 200 होगा। बाकी 20 और 200 के बीच में जिसका भी मास नंबर मास नंबर जिनका भी 20 और 200 के बीच में है, सबका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको याद करना है दोनों चीज़ें। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन ये था जो मास जो गायब हो रहा दिख रहा है हमें, वो कहाँ पर चला गया, जो मास गायब हुआ हमें दिख रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये वही एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि
ये जो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन रहते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ जाऊँ तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होती है, बहुत सारी रिपल्शन होती है। तो लेकिन अगर उनके बीच में, अगर न्यूक्लियस के बीच में इतने सारे प्रोटॉन्स रहते हैं और सबके बीच में रिपल्शन होती है, तो इसे दूर भाग जाना चाहिए, इसको डिसइंटीग्रेट, इसको भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जुड़े रहते हैं। तो इसको जुड़े रहने के लिए जो फोर्स है, इनको इकट्ठा रखने के लिए जो फोर्स है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से? ये जो मास गायब हुआ था, मास डिफेक्ट, वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और उस एनर्जी ने क्या किया? न्यूक्लियस को बाइंड करने का काम किया, तो उसे हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, जिसका डेल्टा एम के साथ सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एनर्जी बन गई। अब हमने डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ निकाली थी पीछे। डेल्टा एम क्या था? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन, ये हमने यहाँ पुट कर दी हमारी बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियॉन के लिए मैंने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? ए कर दिया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखिए, हमने यहाँ पर लिया है मास नंबर। पहले छोटे मास नंबर के देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, और फिर हम ये देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, शुरुआत में देखा जो छोटे छोटे हैं आपके मास नंबर, छोटा मास नंबर है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल कम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यह पीक बन गई। जो पीक के ऊपर बैठे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है अपने नेबरिंग वालों से। ऑब्वियसली जो पीक पे चले गए, इसका मतलब ये नेबरिंग जो है उसकी ज़्यादा है, पीक पे जो बैठे हैं, और जो नेबरिंग में बैठे हैं उसकी क्या है? कम है। अब आयरन के बारे में बात करें, आयरन की 8.8 MeV एनर्जी सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो। अब अगर सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की है, मतलब कि आयरन का जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है वो कभी भी, जो ये है बाइंडिंग एनर्जी इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसको टूटने ही नहीं देगा। अगर ये इसे टूटने नहीं देगा, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब फिर से आगे अगर हम मास नंबर में 200 से ऊपर जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाने का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन है इसके अंदर कि प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन हो गई ज़्यादा, और बाइंडिंग एनर्जी जो हो गई उसके सामने क्या पड़ गई? कम पड़ गई। तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन ज़्यादा हो गई और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? कम पड़ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी में डिप। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं आपने बाइंडिंग एनर्जी में लिखने होते हैं कि लाइट है उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम। दूसरा पॉइंट है पीक्स पर जो बैठे हैं हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है नेबरिंग से। आयरन जो है आयरन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है 8.8, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी शो करती है। अनस्टेबल का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन हो गई ज़्यादा, तो ये बाहर भागेंगे, और अगर ये बाहर भागेंगे तो इसकी रिपल्शन जो है ज़्यादा होगी, तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो गया। ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये इसके चारों पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व में लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की? ये हमें क्या बताता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिशन और फ्यूजन के बारे में बताता है। फिशन क्या है? फिशन है जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, जब न्यूक्लियर फिशन होती है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस स्टेबल हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये न्यूक्लियर फिशन फॉर्म द बेसिस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ठीक है। तो अब हम क्या बात करते हैं? लाइटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं। जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं इकट्ठे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इसके अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ती है, और अगर इसके अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और यहाँ पर क्या बनता है? दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के केस में, फ्यूज़न के केस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और फिशन के केस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा फिशन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की दोबारा से। ये हमारा बड़ा न्यूक्लियस है, 235 इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, 92। इसको हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया, अटैक करवाया, तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और आ गए, और ढेर सारी आपके पास एनर्जी निकल के आई। ये आप एक इक्वेशन आप याद कर लेंगे।
यूरेनियम 235 को हमने न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया, बेरियम 141, क्रिप्टॉन 92 और 3 न्यूट्रॉन निकले। जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं वो ही निकलते जा रहे हैं, वो वापस जाके इस पर अटैक करेंगे, वापस से एनर्जी निकलेगी, वापस जाके अटैक करेंगे, वापस से एनर्जी निकलेगी। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी यही होता है कि ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं, मान लो इसमें से 3 निकले हैं, 2 ने अटैक करके वापस से, ये बहुत एनर्जी, एक ही में बहुत एनर्जी निकलती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो अगर 2 और 1 लॉस्ट हो गया, मान लो 2 अटैक कर रहे हैं, तो आपको 2 टाइम्स इससे 2 गुना सेकेंड स्टेज पे 2 गुना एनर्जी मिलेगी, फिर और जो बनेंगे उससे और एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही ये चेन रिएक्शन चलता जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे, यूरेनियम पे अटैक करते जाएंगे, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं चेन रिएक्शन को, मान लो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, उसमें से हम रिएक्शन सिर्फ एक ही से चलने देते हैं और 2 ऑब्जॉर्व करवा लेते हैं, तो आपको कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जिसको हम कंट्रोल करा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं उसको, ये वाले प्रोसेस को। तो अगर हम चेन रिएक्शन की एनर्जी को कंट्रोल कर लें, मान लो 3 न्यूट्रॉन अटैक करा के 3 गुना एनर्जी बना रहे थे, उसमें से सिर्फ हम एक ही न्यूट्रॉन को रिएक्शन करने दें, बाकी सब 2 को एब्जॉर्ब करा लें, तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ होगी। उससे हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम से हम टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो इस टाइप से कंट्रोल चेन रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। लेकिन अगर हम इसको अनकंट्रोल्ड जाने दें, जितने निकल रहे हैं सबको रिएक्शन करने दें, तो वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है वो बनाता है, एक्सप्लोड हो जाता है इन माइक्रो सेकेंड्स। आप जितना भी मास लेंगे, इतनी तेज़ी से ये रिएक्शन होगा कि माइक्रो सेकेंड में वो सारा का सारा एक्सप्लोड, और वो से हम बेसिस बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। अब आते हैं क्रिटिकल साइज़। क्रिटिकल साइज़ होता है के। देखो अभी आपके यहाँ पर जनरेशन्स बनी, ये आपकी मान लो एक जनरेशन है, उसके आगे जो बनेगी वो दूसरी जनरेशन बनेगी। अगर आपका एक जो पहली वाली जनरेशन है उसमें आपने एक न्यूट्रॉन रखा, ठीक है, और उसके प्रीवियस वाली में भी एक था, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपकी जनरेशन, इसका मतलब आप 2 को एब्जॉर्ब करा रहे हो, सिर्फ एक से ही रिएक्शन होने दे रहे हो, तो हर जनरेशन में आप एक ही को रख रहे हो, तो कंट्रोल्ड वे में चीज़ हो रही है। तो नंबर ऑफ जो भी जनरेशन देख रहे हो उसमें भी एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है, जिसमें आप प्रीवियस वाली जनरेशन थी उसमें भी एक था। इसका मतलब आप 3 में से मान लो 3 निकले हैं, उसमें से 2 को तो आप एब्जॉर्ब करा रहे हो, सिर्फ एक ही से रिएक्शन करा रहे हो, तो कंट्रोल्ड वे में सब कुछ चल रहा है। इसकी रेशो को हम बोलते हैं के, ठीक है। जब के की वैल्यू 1 होती है तो क्रिटिकल साइज होता है। अब अगर जो है के ग्रेटर देन हो जाए 1 तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर के लेस देन 1 हो जाए तो जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, यहाँ छोटे छोटे 2 न्यूक्लियाई बन के बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, ठीक है। ये आप रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन की याद करोगे, 2H1, एक ई पॉजिटिव, एक न्यूट्रिनो, और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी निकल गई। अगर आपको न्यूक्लियर कैरी आउट करना है तो आपके लिए बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द 2 नेसेसरी कंडीशन ऑफ फ्यूजन, तो आपको पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर आर द 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियाई, और अब है न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। अब ये है, ये जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में एक्सप्लोड हुए थे वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। तो आप देख सकते हैं कितनी तो डिस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर निकली थी, तो ऑन द स्पॉट भी हुई, और बाद में जो रेडिएशंस उसकी रह गई अल्फ़ा बीटा गामा टाइप ऑफ रेडिएशन। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं, ये हमारे शरीर में बड़ी अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाती हैं। अगर ये हमारे शरीर में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर गई तो वो हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट करेंगी, और जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो सेल्स डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे तो वो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएगी, और वो जो स्किन के सेल्स को क्या कर देगी, कैंसरस कर देगी। तो लोगों को स्किन कैंसर भी वहाँ पर हमने देखा। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये रेडिएशंस जो हैं वो जाके डीएनए को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वहाँ म्यूटेशन हो जाती है डीएनए की, तो डीएनए में दिक्कत आ गई तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी काफ़ी अपंग या हैंडीकैप्ड पैदा होती है। तो ये है, ये तो न्यूक्लियर हॉलोकास्ट है, मतलब कि इसमें कितना आप देखते हैं कि न्यूक्लियर, अगर आप इसको अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिशियल भी है,
अगर आप कंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन चलाएंगे तो आपने देखा है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अनकंट्रोल्ड इसको यूज़ करेंगे तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया है।